स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियोस में हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड के बारे में, यानी AD इज इक्वल टू C प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई यानी AS इज इक्वल टू C प्लस S, और कंजम्पशन फंक्शन यानी कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम. In this video we will discuss about types of propensity to consume. So propensity means टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. तो यदि हम देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं उनकी कंज्यूम करने की क्या टेंडेंसी है, यानी उनका झुकाव कंजम्पशन की तरफ यानी उपभोग की तरफ कितना है. क्या लोग ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं. जैसे यदि किसी व्यक्ति को इनकम मिलती है जो कि क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, यानी टैक्स वगैरह कटने के बाद जो बची हुई इनकम है, तो उसका कुछ पार्ट वो क्या करेगा, कंजम्पशन पे खर्च कर देता है, और अगर कुछ पार्ट बचता है तो वो किस में चला जाता है, सेविंग में चला जाता है. यदि ऐसे में उसकी इनकम बढ़ जाए तो क्या वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा, अगर हाँ तो वो कितना कंजम्पशन को बढ़ाएगा. वास्तव में किसी भी इकोनॉमी या गवर्नमेंट के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनके यहाँ लोगों की कंज्यूम करने की क्या टेंडेंसी है. ये जो कंजम्पशन की इसी टेंडेंसी को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 2 एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी APC एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC. तो पहले हम लोग समझेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC. बच्चों, APC टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाती है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो औसत उपभोग प्रवृत्ति इसको कहते हैं. औसत उपभोग प्रवृत्ति किसी समय के किसी पॉइंट पर, बिंदु पर जो उपभोग का खर्च होता है जो आय का स्तर होता है, जो लेवल होता है इनकम का, उसके बीच में एक रेशो, एक अनुपात होता है. यानी उस आय में से औसत रूप से कितना खर्च किया जा रहा है. और इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है. APC इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, यानी कंजम्पशन को डिवाइड करना है किससे, इनकम से. देखिए, यदि हमारी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि हमारी इनकम जो नेशनल इनकम है यानी अर्थव्यवस्था में जो इनकम है वो कितनी है, 100 करोड़ है, और हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 70 करोड़, 70 करोड़ है. तो APC कितनी होगी, 70 अपॉन 100 यानी 0.70. तो इसका हम लोग क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि जो हमारी इनकम है यानी अर्थव्यवस्था में यदि 1 रुपये पहुंचता है तो जो लोग होते हैं वो लगभग 70 पैसे कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे. या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकम का जो 70% है वो कंजम्पशन पे खर्च हो जाता है. APC को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं तो इसके लिए हम लोग एक स्केड्यूल के थ्रू इनकम के डिफरेंट वेरियस लेवल पे हम लोग ये देखेंगे कि APC कितनी है. यहाँ पे देखिए, इनकम दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, और APC को कैलकुलेट करके देना है. इनकम जब हमारी 0 है तो हम लोग 40 के बराबर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इसको आप पढ़ चुके हैं. अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, 100 हो जाती है, तो हमारा कंजम्पशन है 120. तो ऐसे में हम लोग APC कैसे काउंट करेंगे, APC निकालने के लिए हम लोग कंजम्पशन को डिवाइड कर देंगे इनकम से, यानी 120 डिवाइडेड बाय 100. तो उसके बाद हम लोग का जो इनकम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. यहाँ पे देखिए 200 हमारी इनकम है, और हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कितना कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जितनी भी इनकम मिल रही है उसको हम लोग पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहे हैं. तो ऐसे में जब जितना भी हम लोग इनकम हम ले रहे हैं और उतना कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी APC कितनी होगी, 1. कैसे निकाली, 200 अपॉन 200. तो हमारी APC कितनी निकल के आई है, 1 निकल के आई है. इसी तरीके से 300 है, 300 इनकम होने पर हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 280 कंज्यूम कर रहे हैं. तो हमारी APC क्या हो गई, 0.93 हो गई. अब हम लोग इससे रिलेटेड, APC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं. सबसे पहले देखिए, APC इज मोर देन 1. यदि हमारी APC 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका अर्थ है कि जो हमारा कंजम्पशन हुआ वो कंजम्पशन हमारी इनकम से ज़्यादा है. और ये स्थिति कब होती है, आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट देखा था. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाती है. तो ये जो स्थिति होती है ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की होती है, जहाँ पर जो APC होती है वो 1 से ज़्यादा होगी. जाहिर सी बात है, आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आंसर आपका 1 से ज़्यादा आएगा.
एपीसी नेक्स्ट जो स्टेज हो सकती है एपीसी की, वो है एपीसी इक्वल्स टू 1, यानी एपीसी कितने के बराबर हो, 1 के बराबर हो। अब एपीसी 1 के बराबर कब होगी, जब हमारा कंजम्पशन भी उतना ही होगा जितनी इनकम है। जैसे हम लोगों ने अभी स्केड्यूल में देखा कि हमारी 200 जो है वो इनकम है और 200 ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब इनकम भी उतनी है और कंजम्पशन भी उतना है। तो इस केस में जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी जो एपीसी होती है वो कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। थर्ड चीज जो पॉसिबिलिटी होती है एपीसी के लिए, एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी 1 से कम भी हो सकता है। और ये पॉइंट आता है ब्रेक इवन के बाद, जब कंजम्पशन कम हो जाता है और इनकम के कंपैरिजन में, यानी इनकम हमारी ज़्यादा हो जाए और कंजम्पशन हमारा कम हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है एपीसी की एक और विशेषता है, देखिए एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती जाती है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन का जो बढ़ना होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी जो कंजम्पशन होता है बच्चों वो उस अनुपात में, उस रेशियो में नहीं बढ़ता जितनी की इनकम बढ़ती है। जैसे हमने कहा कि इनकम हमारी सपोज डबल हो गई, 100 से 200 हो गई, तो हमारा कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है कि हमारा डबल हो जाए। क्यों, हम दूसरी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो जब इनकम बढ़ती है तो हमारा सेविंग वाला जो पार्ट है वो भी बढ़ता जाता है, और जब अगर सेविंग बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है जो हमारा कंजम्पशन है वो भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो इसके यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। तो बच्चों एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों, एपीसी किससे रिलेट करती है, कंजम्पशन से रिलेट करती है। एपीसी अगर हमने माना जीरो हो गई तो ये कब हो सकती है, जब कंजम्पशन भी जीरो हो। तो क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप लोग पढ़ते हुए आए हैं कि इवन जो हमारी नेशनल इनकम होती है अगर वो जीरो हो जाए तब भी हमारा कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगी। अब केवल एपीसी को ही समझना बच्चों काफ़ी नहीं होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इनकम है तो वो चेंज होती रहेगी। तो ऐसे में इनकम यदि चेंज होती है तो कंजम्पशन में कितना चेंज होगा ये भी गवर्नमेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हम देखेंगे एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के बीच में एक अनुपात होता है। आप लोगों ने देखा है एपीसी में जो केवल होता है वो उपभोग और आय के बीच में इस अनुपात को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के बीच में अनुपात को देखते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, एमपीसी की। तो इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला है एमपीसी का वो है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। जैसे हम उसी वाले एग्जाम्पल में ऐड कर लेते हैं कि हमारा यदि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़कर हो जाता है, 70 करोड़ था पहले और वो कितना हो गया, 110 करोड़ हो गया, और हमारी इनकम जो बढ़ी है वो 100 से 200 हो गई है, 100 से 200 करोड़ हो गई है। तो हमारा एमपीसी कितना होगा, तो एमपीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा सी, क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। तो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, पहले कंजम्पशन था हमारा 70 था और उसके बाद 110, तो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, 40 के बराबर चेंज हुआ। और इसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम। तो पहले इनकम कितनी थी, 100 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई, 200, यानी इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 के बराबर हुआ। तो 40/100 इज इक्वल टू 0.40। तो हमारी जो एमपीसी हुई वो कितनी हुई, 0.40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो बढ़ी हुई इनकम का जो 40% है वो ही केवल कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है, बाकी 60% नहीं हो रहा है। अब हम लोग एमपीसी की भी रिलेटेड इसका स्केड्यूल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन इनकम दी हुई है, कंजम्पशन दिया हुआ है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम और एमपीसी को कैलकुलेट किया हुआ है। तो इनकम हमारी, पहले ये इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि जीरो इनकम पे भी हमारा जो कंजम्पशन है वो कितना हो रहा है, 40, यानी ये 40 क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और इसी के वजह से हमारी जो एपीसी है वो कभी भी जीरो नहीं हो पाती है, क्योंकि जीरो इनकम पे भी हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता है। अब देखिए इनकम हमारी 100 हुई और हमारा कंजम्पशन बढ़कर 120 हो गया, तो हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया,
80 का चेंज आया, और इनकम में कितना का चेंज आया, 100 का चेंज आया। तो एमपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80 अपॉन 100, तो एमपीसी निकल के आई 0.80। इसी तरीके से हमारी इनकम हुई 200, कंजम्पशन हुआ 200, तो कंजम्पशन कितना बढ़ा, अगेन 80 बढ़ा, और इनकम कितनी बढ़ी, 100 बढ़ी। तो फिर से हम लोग इसी तरह फॉर्मूले में हम इन सारी वैल्यूज़ को रखते जाएंगे। तो ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि जो बच्चों एमपीसी की जो वैल्यू होती है, जो एमपीसी होता है वो चेंज के रेट को दिखाता है, यानी परिवर्तन की दर को निर्धारित करता है। तो जो कंजम्पशन कर्व होगा उसका स्लोप इसी बात पर निर्भर करता है। अपने शेड्यूल में इस जो हमने अभी स्केड्यूल देखा है उसमें ये देखा है कि एमपीसी हमारी कांस्टेंट आ रही है, 0.80 आ रही है। तो 0.80 अगर कांस्टेंट आती है तो वो इस बात का कारण होती है कि जो एमपीसी होगी, जो एमपीसी कर्व होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन, आप देखिए ऊपर जा रहा है और ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन की तरह। इसमें देखते हैं डायग्राम में, पहले हमने एक्स एक्सिस में दिखाया इनकम को और वाई एक्सिस पे दिखाया है कंजम्पशन को। तो हमारी इनकम पहले कितनी थी, हमारी इनकम थी OY1, और इस पर हम लोग जो कंज्यूम कर रहे थे वो कितना कर रहे थे, OM के बराबर कर रहे थे। अब हमारी इनकम बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ के कितनी हो गई, OY2 हो गई। अब इनकम बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो कंजम्पशन कितना बढ़ गया, यहाँ पर कहाँ पहुंचा है, ON तक। तो अगर हमें इसमें चेंज देखना है कि कितना चेंज हुआ है तो एमपीसी कैलकुलेट करनी होगी। एमपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया बच्चों, पहले था यहाँ इस पॉइंट तक और अब हो गया यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी OM और ON के बीच में जो डिफरेंस है डेल्टा C है वो कितना आया, MN। तो ये हो गया चेंज इन कंजम्पशन। ऐसे ही हम लोग चेंज इन इनकम भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले इनकम थी OY1 और अब बढ़कर हो गई OY2। तो कितनी बढ़ी है, कितना गैप आया है, ये जो इन दोनों का गैप है यानी Y1 Y2, ये जो डिफरेंस है ये कितना है, चेंज इन इनकम। तो एमपीसी हम लोग देख सकते हैं इसमें MN अपॉन Y1 Y2 के बराबर। तो ये जो B पॉइंट से A पॉइंट के बीच में जो हम लोग अगर हम देखें कि बी पॉइंट की तुलना में जो ए पॉइंट पे जो एमपीसी आ रही है वो कितनी आ रही है, MN अपॉन Y1 Y2। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं अबाउट एमपीसी। तो एमपीसी में सबसे पहले देखिए वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 से 1 के बीच में ही रहती है। क्यों, क्योंकि जो इंक्रीमेंटल यानी बढ़ी हुई इनकम है या तो कंजम्पशन पर खर्च कर दी जाएगी या फ्यूचर के लिए हम उसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखते हैं कि 0 कब हो सकती है और 1 कब हो सकती है एमपीसी। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर बढ़ी हुई सारी इनकम आपने कंज्यूम कर ली, इसका मतलब आपकी सेविंग कितनी हो रही है, 0 हो रही है, डेल्टा सेविंग यानी सेविंग में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो उस केस में एमपीसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बढ़ी हुई सारी इनकम आपने कंज्यूम कर ली। दूसरा केस हो सकता है इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, जितनी भी हमारी इनकम बढ़ी है, इंक्रीमेंटल इनकम जितनी भी हमारी जो चेंज हुआ इनकम में, वो हम लोग कुछ भी कंज्यूम नहीं करें बल्कि हम उस सारे चेंज को किस में कन्वर्ट कर दें, सेविंग में कर दें। यानी सारी की सारी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और उस केस में हमारा जो डेल्टा सी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर डेल्टा सी हमारा 0 होगा तो एमपीसी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। But in normal conditions value of MPC varies between 0 and 1। नॉर्मल कंडीशन में MPC की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, यानी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम, यानी MPC कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, यानी गरीबों की जो एमपीसी होती है वो अमीरों की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि गरीबों की जो बढ़ी हुई जो इनकम होती है बच्चों, वो कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्च होती है। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो बेसिक नीड्स होती है उनकी, जब उनकी इनकम कम होती है तो उनकी ज़्यादा जो बेसिक नीड्स होती है वो अनसेटिस्फाइड होती है। ऐसे में जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो पहले अपनी क्या करेंगे, बेसिक नीड्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग
अमीर लोगों की बात करें तो जो अमीर लोग होते हैं वो पहले से ही हाई इनकम के साथ अपना एक हाई लिविंग, जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं, जो एक उच्च जीवन स्तर होता है वो जी रहे होते हैं, और उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके अलावा भी वो खर्च कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और वो किसको बढ़ाएंगे, सेविंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जो एमपीसी होती है वो इनकम बढ़ने के साथ साथ गिरती जाती है, क्योंकि इकोनॉमी में जैसे जैसे इकोनॉमी रिच और ज़्यादा होती जाती है तो उनकी टेंडेंसी होती है कि हर एक जो आय में इंक्रीज होता है उसके साथ साथ उसका जो प्रतिशत होता है वो खर्च करने का वो कम होता चला जाता है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनका डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। मीनिंग वही है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो लेवल ऑफ इनकम है इसके बीच में जो रेशो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होती है, रेशो किसके बीच में, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन टोटल इनकम, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो एमपीसी है। यानी सिंपल अगर आप कंजम्पशन और इनकम का रेशो निकाल रहे हैं तो एपीसी है, अगर आप चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच में निकाल रहे हैं रेशो तो वो क्या होगा, एमपीसी। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बच्चों यहाँ पर है, एपीसी जो कैलकुलेट की जाती है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, समय के एक बिंदु पर की जाती है, और जो एमपीसी होती है उसको हम लोग लिखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम स्पेन के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। वैल्यू मोर देन 1, क्या इनमें से किसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है, एपीसी कैन मोर देन 1, एपीसी क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। कब तक होगा एक से ज़्यादा, जब तक हमारा कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज़्यादा रहेगा, या फिर जब तक ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आ जाता, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाते, उससे पहले तक जो हमारा कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा और नेशनल इनकम ज़्यादा कम होगी, तो इस केस में हमारा एपीसी क्या होगा, एक से ज़्यादा आएगा। एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1, एमपीसी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। पहले भी हमने यहाँ पर देखा कि या तो 0 होगा या 0 से 1 की रेंज में रहेगा एमपीसी की वैल्यू। क्यों, इसमें लिखा है कि एज चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम, क्योंकि अगर हमारी इनकम चेंज होती है और उसके वजह से कंजम्पशन चेंज होता है तो कंजम्पशन में जो चेंज होगा वो इनकम के चेंज से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स, जब इनकम बढ़ती है तो एपीसी क्या होती है, गिरती है, बट एट अ रेट लेस देन दैट ऑफ एमपीसी, लेकिन एमपीसी की तुलना में इसका जो दर होती है गिरने की वो क्या होती है, कम होती है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी ऑल्सो फॉल्स, एपीसी की तरह एमपीसी भी कम होती है, बट एट अ रेट मोर देन दैट ऑफ एपीसी, लेकिन एपीसी की तुलना में एमपीसी तेजी से गिरती है। तो ये तो एवरेज और मार्जिनल का हमेशा से रिलेशनशिप हम लोग देखते आए हैं कि जब भी ए फैक्टर एवरेज और मार्जिनल फैक्टर कम होता है तो गिरते समय तेजी से कौन गिरता है, एमपीसी, और एपीसी उसके कंपैरिजन में थोड़े धीरे कम होती है, जो घटती है वो थोड़े से कम उसमें घटती है। फॉर्मूला देख लेते हैं, एपीसी का फॉर्मूला है C/Y एंड एमपीसी का है ΔC/Y।